हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वेरियस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज अवेलेबल इन इंडिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी लोग अपना सेविंग्स का पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग जब रिटायरमेंट के बाद जो फंड अवेलेबल होते हैं उनके पास उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग ड्यूरिंग सर्विस या ड्यूरिंग योर बिजनेस एक्टिविटीज़ भी अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट एक अच्छी हैबिट है। इन्वेस्टमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लिक्विडिटी ऑफ फंड्स। क्या मतलब है लिक्विडिटी ऑफ फंड्स का? कि हमें अपना पैसा वहां इन्वेस्ट करना चाहिए जहां हमारे फंड्स लिक्विड रहें। लिक्विड रहने का मतलब वी हैव एन एबिलिटी टू कन्वर्ट आर फंड्स इनटू लिक्विड कैश। ये ना हो कि पैसा ऐसी जगह ब्लॉक हो जाए जब हमें उस पैसे की रिक्वायरमेंट हो वो पैसा हमें अवेलेबल ना हो। सो हर एक इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट प्रिंसिपल है दैट देयर शुड बी अ लिक्विडिटी, एडिक्वेट लिक्विडिटी ऑफ फंड्स, सो दैट कभी भी इन्वेस्टर को अपने पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो वो उस पैसे को यूज कर पाए। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट है मैक्सिमम रिटर्न। हम अपना पैसा वहां इन्वेस्ट करें जहां हमें डिजायर्ड रिटर्न मिले, सफिशिएंट रीजनेबल रिटर्न मिले। इन्वेस्टमेंट हम कब इसीलिए कर रहे हैं कि हमें रिटर्न मिलती रहे, रेगुलर, सफिशिएंट, रीजनेबल और डिजायर्ड रिटर्न मिलती रहे। थर्डली, थर्ड प्रिंसिपल इज मिनिमम रिस्क। रिस्क एलिमेंट मिनिमम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा फंड जो हमने सेव करके इन्वेस्ट किया है उसमें रिस्क एलिमेंट हो। देयर शुड बी अ मिनिमम रिस्क। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज टैक्स बेनिफिट्स एंड एग्जम्पशंस। हमें मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट्स और एग्जम्पशंस, डिडक्शंस मिले। इनकम टैक्स हमें हमारी इन्वेस्टमेंट करने पर बहुत सी जगह, बहुत एवेन्यूज में एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस देता है। सो आर इन्वेस्टमेंट शुड बी क्वालिफाइड एज डिडक्शन और एग्जम्पशन अंडर इनकम टैक्स लॉ। तो इन्हीं चार प्रिंसिपल्स को सामने रख के मैंने आज जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट की है दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे हम शॉर्ट में पीपीएफ कहते हैं। बहुत पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो इंडिया में अवेलेबल है। कोई भी इंडिविजुअल जो एक स्टेबल रिटर्न चाहता है, सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। जिन लोगों की लो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है और एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं वो पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, ये गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। सेकेंडली, इट इज नॉट रिलेटेड टू द मार्केट। जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं दैट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट अगर फेवरेबल है तो म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू बढ़ जाती है और अगर अनफेवरेबल है तो कम भी हो जाती है। लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज नॉट लिंक टू मार्केट रिस्क। इसमें आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट गवर्नमेंट देगी ही देगी। तो जो लोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि रिस्क एलिमेंट कम से कम हो जाए,
और सफिशिएंट रीजनेबल रिटर्न मिले तो एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट हम कहां ओपन कर सकते हैं? सबसे पहले हम इसका एलिजिबिलिटी देख लें। कोई भी इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया में रिजाइड करता है, दे कैन ओपन द पीपीएफ अकाउंट। माइनर के नाम से भी पीपीएफ अकाउंट ओपन हो जाएगा, लेकिन पैन नंबर उनके पेरेंट्स का लगेगा। पीपीएफ में जॉइंट अकाउंट की फैसिलिटी नहीं है। इसका जो टेन्योर है दैट इज इनिशियली 15 ईयर्स, और आप इसको फर्दर 5 ईयर्स के लिए रिन्यू कर सकते हैं। एनआरआई परमिटेड नहीं है पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए, लेकिन अगर ऑलरेडी उनका अकाउंट इंडिया में चल रहा है, जब वो रेजिडेंट थे इंडिया में, वो चलता रहेगा, लेकिन उनको फर्दर 5 ईयर्स रिन्यू कराने की परमिशन नहीं है। ये अकाउंट कहां ओपन होता है और उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज चाहिए हमें? किसी भी पोस्ट ऑफिस में या किसी भी कमर्शियल बैंक में आप पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड भी है, ऑनलाइन मोड भी है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल की साइट पर जाके भी आप पीपीएफ का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप रिस्पेक्टिव बैंक या पोस्ट ऑफिस के पोर्टल पर विजिट करें, वहां ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, वहां फैसिलिटी अवेलेबल है। या आप बैंक में ब्रांच में जाके विजिट करके वहां ऑफलाइन भी फॉर्म भर के पीपीएफ का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी आप पीपीएफ का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आधार, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज पैन कार्ड, जो कि 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको इशू किया हुआ है। रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ चाहिए। आपको नॉमिनी का नाम डिक्लेयर करना है, नॉमिनी डिक्लेरेशन इज कंपल्सरी। एंड लास्ट इज योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। तो बड़ी सिंपल फॉर्मेलिटीज हैं। इन सारी फॉर्मेलिटीज को आप फुलफिल करके किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ब्रॉडली क्या फीचर्स हैं पीपीएफ के? इसमें जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 7.1% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1% पर एनम। जो आप प्रिंसिपल इन्वेस्ट करते हैं वो मैक्सिमम एक साल में एक अकाउंट में 1,50,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते। और जो भी प्रिंसिपल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 80C में, इनकम टैक्स का सेक्शन 80C है, जो कि डिडक्शन देता है हमें सर्टन इन्वेस्टमेंट्स पर। वहां आपका ये 1,50,000 क्वालिफाई करेगा फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। दैट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट आपको आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। इसमें रिस्क एलिमेंट मैंने आपको पहले ही बताया, एक गारंटीड रिटर्न आपको मिलेगी 7.1%। रिस्क एलिमेंट बहुत कम है, मार्केट के साथ लिंक नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी हर साल एवरी ईयर यू हैव टू डिपॉजिट 500 रुपीज, अदरवाइज बैंक या पोस्ट ऑफिस आपसे कुछ पेनल्टी चार्ज कर लेता है। इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपको 500 रुपीज मिनिमम हर साल डिपॉजिट कराना पड़ेगा, और मैक्सिमम आप एक साल में 1,50,000 करा सकते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार अगर आपने एक साल 150 करा दिया तो अगले साल भी आपको 150 कराना है। मिनिमम 500 कराना है, मैक्सिमम 150। बीच में आप कोई भी रेंज रख सकते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी करा सकते हैं, इकट्ठा लमसम कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट एक साल में 12 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और प्रेफरेबली आपको 5th ऑफ द मंथ से पहले करा लेना चाहिए, ताकि आपको उस मंथ का पूरा इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसका जो टेन्योर है दैट इज 15 ईयर्स लॉक इन पीरियड। 15 ईयर्स के बाद आपको फर्दर 5 ईयर्स की एक्सटेंशन लेने की बेनिफिट दिया हुआ है, तो 20 ईयर्स हो गया टोटल।
तो इन्वेस्टमेंट टेन्योर इज 15 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स एडिशनल बेनिफिट। प्रिंसिपल अमाउंट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1,50,000 आप एक साल में एक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। लमसम भी कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हैं, लेकिन 12 इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा नहीं अलाउड। इस पर जो आपको 7.1% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है, क्या वो टैक्सेबल है? नहीं टैक्सेबल। गवर्नमेंट आपको 7.1% इंटरेस्ट कंपाउंड आपके अकाउंट में ऐड होता जा रहा है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट भी लगता जा रहा है। प्रेजेंटली 7.1% है, लेकिन गवर्नमेंट क्वार्टरली बेसिस पर इसे रिव्यू करके अगर लगता है चेंज करना तो इसे चेंज भी कर सकती है। इसमें टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, ट्रिपल ई स्कीम है, एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट एंड एग्जम्प्ट। जब आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C, जैसे कि मैंने अभी बताया, आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करेगा। सेकेंडली, जो आपको इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 7.1% पर एनम, दैट इज ऑल्सो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। उस पर कोई टैक्स नहीं है। सेक्शन 10 के अंदर इनकम टैक्स के उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। बहुत बड़ा बेनिफिट है। और जब 15 ईयर्स के बाद मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। तो ट्रिपल ई स्कीम, प्रिंसिपल अमाउंट इज एग्जम्प्टेड, इंटरेस्ट इज एग्जम्प्टेड एंड द रिफंड अमाउंट ऑन मैच्योरिटी इज ऑल्सो एग्जम्प्टेड। क्या आप पीपीएफ के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं? सपोज आपको 15 ईयर से पहले किसी भी टाइम अपने पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, तो बिटवीन 3rd एंड 5th ईयर आप पीपीएफ से अपने एक्यूमुलेटेड बैलेंस का 25% ऑफ द एक्यूमुलेटेड बैलेंस आप लोन ले सकते हैं। 25% कौन से बैलेंस का? जब आपने लोन एप्लीकेशन दी उससे 2 ईयर्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग। सपोज आपने ईयर 23-24 में एप्लीकेशन दी है, तो 23-24 से 2 साल पहले का बैलेंस, मतलब 22-23 एक साल पीछे हो गया, 21-22 मतलब 31 मार्च 22 में जो बैलेंस है आपका, उसका 25% आपको लोन मिल जाएगा। लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1.5% एक्सेस होता है जो आपको मिल रहा है। तो अगर आपको 7.1 मिल रहा है तो उसमें अगर 1.5 मैं जोड़ देता हूं तो तकरीबन 8.6% पर एनम पर आपको लोन मिल जाएगा। और अगर आपने लोन रीपे कर दिया तो अगेन यू आर एलिजिबल टू टेक द लोन बिफोर 6th ईयर। और लोन आपको 36 मंथ्स के अंदर अंदर, 3 ईयर्स के अंदर अंदर रीपे करना है। क्या हम विड्रॉ कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट से? ये तो लोन था, अब बात कर रहे हैं कि हमने परमानेंटली विड्रॉ करना है। वैसे तो लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स है, बट आफ्टर 6th ईयर यू कैन विड्रॉ 50%। 6th ईयर के बाद जो 4th ईयर के एंड में बैलेंस पड़ा है 2 साल पहले, वही बात होगी, 2 साल पहले जो भी बैलेंस है आपका उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया है। 15 ईयर्स कंप्लीट करने पर तो इंटायर कॉर्पस आप विड्रॉ कर सकते हैं, और ग्राउंड कोई भी आपको स्पेसिफाई नहीं करना कि किस पर्पस के लिए विड्रॉ कर रहे हैं। आफ्टर 6th ईयर आप 50% ऑफ द बैलेंस एट द एंड ऑफ 4th ईयर जो था वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। ग्राउंड कोई आपको स्पेसिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप अकाउंट क्लोज ही करना चाहते हैं, कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो 5th ईयर में आप अकाउंट को क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए रीजंस देने पड़ेंगे। या तो एजुकेशन या कोई मेडिकल पर्पस के लिए आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, एंटायर अमाउंट। तो देखो, आपको विड्रॉल की फैसिलिटी भी है, लोन फैसिलिटी भी है, और मेंटेन करने की फैसिलिटी भी है।
कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम टैक्स में एग्जम्पशंस हैं। इनकम टैक्स ना तो प्रिंसिपल अमाउंट पर कोई टैक्स लगाता है, वो इनफैक्ट आपको डिडक्शन एग्जम्पशन दे रहा है। इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं है और रिफंड अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं है। तो ये पीपीएफ अकाउंट बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। एक प्रूडेंट इन्वेस्टर को पीपीएफ में हर साल 1,50,000 कराना चाहिए। अगर घर में 3 फैमिली मेंबर्स हैं, 4 फैमिली मेंबर्स हैं, तो चारों के नाम का आप पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट एवेन्यू हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।